नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, वे ऊर्जा के संसाधन जिनको हम पीढ़ियों से यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ एक दशकों से ही उनको हमने शुरू किया, ऐसे रिसोर्स। और ये वे रिसोर्स हैं जो असमाप्य हैं। जैसा कि आपको पहले मालूम है कि जो फॉसियल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसियल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटेबल हैं, यानी ये समाप्त होने वाले हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनको हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, परंपरागत एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, खनिज ईंधन या फॉसियल फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, वो ख़त्म होने वाले हैं। तो उनके स्थान पर हमें चाहिए सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल का मतलब जो आज भी काम आए और फ्यूचर में भी काम आए। तो ऐसे कौन से रिसोर्स हैं? वो हैं रिन्यूएबल, जिनको नया बनाया जा सकता है, यानी जो आज भी यूज हो, कल आने वाले कल भी और फ्यूचर में भी वो यूज होते रहें। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी या बायोमास, गोबर गैस। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी है जिनको हम आगे तक यूज कर सकते हैं, और ये इक्विटेबली है इनमें, यानी न्याय संगत भी होगा। और ये मतलब ये ऐसे रिसोर्स भी हैं जो हर जगह अवेलेबल है। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, भाई जहाँ जहाँ समुंदर है वहाँ पर हम टाइडल एनर्जी बना सकते हैं, जहाँ ज़मीन से गर्मी बाहर रिलीज होती है वहाँ जियोथर्मल एनर्जी बना सकते हैं, जहाँ पर भी पशु पालें वहाँ पर भी हम बायोगैस एनर्जी बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, ये पोल्यूशन नहीं करते हैं, ज़्यादातर पोल्यूशन नहीं करते हैं। आगे कह रहा है इसके अलावा ये सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली भी हैं, और इनकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी हो सकती है, बाकी का इनका कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं। लाइकली सोलर एनर्जी है, आपने एक बार सोलर प्लेट लगवा दी, आने वाले 25-30 सालों तक वो एनर्जी देती रहेगी। आपने टरबाइन लगाई, वो लंबे समय तक एनर्जी देगी, बीच में केवल उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर ये था ब्रीफ जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनके बारे में। तो इनमें से अभी एक आपका एनर्जी रिसोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स। हालांकि ये ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स है, एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो न्यूक्लियर पावर होते हैं, परमाणु ऊर्जा, देखो इसके अंदर क्या होता है, इसमें एटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम दो तरह से यूज करते हैं, या तो उसका विखंडन कर लेते हैं या उसका संलयन कर लेते हैं, उसके द्वारा एनर्जी मिलती रहती है। और इसमें दो मुख्य कार्य होते हैं, दो वे होते हैं एनर्जी के सोर्स, एक होता है यूरेनियम और दूसरा होता है थोरियम। एक तीसरा भी होता है जिसको आप बोरियम बोल सकते हैं। यूरेनियम, थोरियम और बोरियम, ये तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम में जिनका हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए। इनमें जो यूरेनियम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये हमें मिलता है धारवाड़ रॉक्स में। धारवाड़ रॉक्स जो साउथ इंडिया, पेनिनसुला इंडिया में, खासकर कर्नाटका और सराउंडिंग एरिया में मिलती हैं। इसी प्रकार से ये जो यूरेनियम के सोर्स हैं हमें मिलते कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं उनकी अगर बात करें तो एक तो सिंहभूम में है, जहाँ पर कॉपर बेल्ट आपने पढ़ी थी, वहाँ पर उदयपुर राजस्थान, अलवर राजस्थान, झुंझुनू राजस्थान, इन तीनों में मिलते हैं। इसके अलावा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र और कुल्लू हिमाचल प्रदेश, इनके अंदर यूरेनियम के भंडार हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट है इनमें से वो है परमाणु, इसका खनिज का प्रमुख मुख्य अंग थोरियम। तो थोरियम हमें मिलता है मोनोजाइट सैंड में। मोनोजाइट एक प्रकार की रेत होती है जो मिलती कहाँ पर है? जो अपना साउथ इंडिया है, ये जो केरला स्टेट है, इस केरला स्टेट के इस मालाबार कोस्ट पर मिलती है।
यहाँ पर जो बीच है उस पर मोनोजाइट सैंड मिलती है। इस रेत के अंदर जो खनिज होता है वो है थोरियम। ये वहाँ की बीच की जो रेत ना उसमें मिलता है। और यहाँ पर केरला में वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट डिपॉजिट हैं, यानी सबसे ज़्यादा थोरियम अगर कहीं मिलता है दुनिया में तो वो केरल के कोस्ट पर है। इसके साथ साथ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और ओडिशा के महानदी डेल्टा के आसपास भी इसके भंडार हैं। ये जो एटॉमिक एनर्जी है इसकी शुरुआत भारत में हुई 1948 के बाद, आज़ादी से अगले वर्ष 1948 में, जब हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की, परमाणु ऊर्जा। इसके साथ साथ एक हमने इंस्टीट्यूट बनाया था एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, जो ट्रॉम्बे मुंबई के पास है 1954 में। देखो यहाँ पर ऐसे हमारा कोस्ट है, ये है मुंबई, तो मुंबई के पास में ट्रॉम्बे है यहाँ पर। तो ट्रॉम्बे में इसकी स्थापना हुई 1954 में। बाद में इसका नाम बदल दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क बोलते हैं, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका नाम चेंज कर दिया गया 1967 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक रहे हैं, उनके नाम पर। इसके साथ साथ भारत में इस टाइम जहाँ जहाँ पर ये जो एटॉमिक एनर्जी के सेंटर या प्लांट लगाए गए हैं वे कौन से हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो वो भारत में 5 या 6 हैं। देखिए, नंबर 1 है नरोरा उत्तर प्रदेश, नंबर 2 रावत भाटा राजस्थान, नंबर 3 काकरापारा गुजरात, नंबर 4 तारापुर महाराष्ट्र, नंबर 5 केंगा कर्नाटक और नंबर 6 तमिलनाडु में कलपक्कम। आपके लिए मैंने एक मैप भी अटैच कर दिया है ताकि आप मैप पे देख पाओगे कि कहाँ कहाँ पर भारत में न्यूक्लियर पावर के स्टेशंस हैं। तो उनमें नंबर 1 देखो नरोरा, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। नंबर 2 रावत भाटा, यहाँ राजस्थान में है। नंबर 3 काकरापारा गुजरात में है। नंबर 4 तारापुर, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। नंबर 5 केंगा कर्नाटका में है और नंबर 6 कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भारत के प्रमुख न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। MCQ में भी आ सकते हैं, मैच में भी आ सकते हैं कि ये स्टेट दिए गए हैं, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इनको ठीक ढंग से मैच कर दें। ठीक है, तो आपको ये रैंडमली भी याद हो, सीक्वेंस में भी याद हो। नॉर्थ टू साउथ पूछ ले, साउथ टू नॉर्थ पूछ ले। देखो, सबसे नॉर्थ में है नरोरा, फिर है राजस्थान का रावत भाटा, फिर है गुजरात का काकरापारा, फिर है महाराष्ट्र का तारापुर, फिर है कर्नाटका का केंगा और फिर है तमिलनाडु का कलपक्कम। ये नॉर्थ टू साउथ हो गए। उल्टा पूछे तो आप बताओगे तमिलनाडु में कलपक्कम, कर्नाटका में केंगा, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर, राजस्थान के अंदर रावत भाटा और इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा। ठीक है, तो ये सारे आप बताएंगे। नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी। सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य, जो हमारी पृथ्वी से एवरेजली 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, जिसको आप 11वीं क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि एक बार ये 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है और 4 जुलाई को सबसे दूर 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है। 3 जनवरी को 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर नज़दीक होता है, यानी उस दिन इतनी दूरी होती है। चाहे ये दूर हो या नज़दीक, लेकिन फिर भी हमें सूर्य ऊर्जा देता रहता है। और सूरज की टोटल एनर्जी का 2 अरबवां हिस्सा हमें मिलता है, जो समस्त अर्थ पर सभी प्रकार के जीवन का सोर्स है। और ये एनर्जी हमें सूर्य पिछले 4.5 अरब वर्ष से दे रहा है।
पृथ्वी की आयु 460 करोड़ वर्ष अनुमानित की गई है, तब से हमें एनर्जी मिल रही है। और अभी संभावना है, वैज्ञानिक अनुमान है कि कम से कम 5 अरब वर्ष तक सूर्य ऐसे ही एनर्जी देता रहेगा। 500 करोड़ वर्ष तक सूर्य ऐसे ही ऊर्जा देता रहेगा। इस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए हम फोटोवोल्टिक सेल लगाते हैं। फोटोवोल्टिक सेल, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। ये क्या करती है? जो सूरज की एनर्जी आई, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है डायरेक्ट करंट में, डीसी में। डीसी को हम चार्ज कर लेते हैं बैटरी पर, और बैटरी पर लगा देते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर से बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सोलर पैनल से सीधा यहाँ पर ट्यूबलाइट जल जाएगी। चाहेंगे तो बैटरी बैकअप के लिए यहाँ पर बैटरी भी अटैच कर देंगे कि बैटरी चार्ज हो जाए दिन में, रात को बैटरी बैकअप से ये ऑन हो जाए। इसके अलावा हम सोलर एनर्जी को एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, वो है डायरेक्ट सोलर हीटर। कि सूरज की गर्मी आई, उसके कारण ये एक ट्यूब, इसमें यहाँ पर ट्यूब लगा देते हैं, इसमें पानी होता है, गर्म होता जाता है, वो ऊपर इस टैंकी में गर्म इकट्ठा हो जाता है, और उसको हम बाद में यूज कर लेते हैं। इसके अलावा सोलर कुकर, एक कुकर बना देते हैं जिसके अंदर एक शीशे का बॉक्स होता है, उसके अंदर काले रंग के बर्तन रखते हैं ताकि वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करे, और ऊपर उसमें ऐसे एक मिरर लगा देते हैं कि सूरज का प्रकाश जो सीधा इस पे बॉक्स पे पड़ रहा है, वो तो अंदर एनर्जी जा ही रही है, जो यहाँ गिरेगा वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाएगा, तो उसके द्वारा हम कुकिंग भी कर लेते हैं। तो सोलर एनर्जी को अनेक तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें क्या है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ देखिए क्या कह रहा है, सोलर एनर्जी 7% ज़्यादा इफेक्टिव है कोयले की तुलना में, और न्यूक्लियर पावर की तुलना में ये 10 गुना प्रभावशाली है, ये आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हीटर बना सकते हो आप, क्रॉप ड्रायर बना सकते हो, कुकर के रूप में यूज कर सकते हो, या फोटोवोल्टिक सेल से सीधा का सीधा बैटरी चार्ज कर सकते हो। और गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है। आजकल तो यहाँ तक भी सुविधा है कि आप सोलर पैनल लगाइए, खेतों के लिए भी आ गए हैं, मूवेबल भी आ गए कि एक बार नीचे बैरिंग लगा देते हैं कि जहाँ मर्जी किसान सूरज के साथ साथ उसको, जैसे सूरजमुखी सुबह इधर होती फिर इधर होती फिर इधर, तो ऐसे रोटेट कर देते हैं। छत के ऊपर लगाने वाले सोलर पैनल हैं। आजकल सरकार ने रेलगाड़ियों की छतों पर भी सोलर पैनल लगा दिए हैं। जो प्लेटफार्म होते हैं ऊपर छाया में, नीचे पैसेंजर बैठ जाएं, उसके ऊपर भी अब सोलर पैनल लगाए जाने लगे हैं। अब सरकार कैनाल्स को भी सोलर पैनल से कवर कर रही है। बड़े बड़े जो हाईवे होते हैं उसके ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था भी सोलर पैनल से की जा रही है। इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पैनल भी आ गए हैं कि पानी के ऊपर कोई झील है, तालाब है, उसके ऊपर भी फ्लोटिंग है, तैर रहे हैं। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो जो पानी है वो वाष्प बन के नहीं उड़ता है, ठीक है, और सोलर लाइट भी मिल जाती है। तो भारत में कहते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में सोलर पावर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सोलर पावर का जो पोटेंशियल है वो वेस्टर्न हिस्से में बहुत ज़्यादा है। कैसे? तो ये देखिए, ये आपको भारत का सोलर मैप दिखाया गया। तो इस वाले हिस्से में सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा हमें रिसीव होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ यानी हम गुजरात में, राजस्थान में, कोस्टल रीजन में सोलर पैनल आसानी से लगा सकते हैं। वैसे हम ऑल ओवर इंडिया में सोलर पैनल लगा सकते हैं। बस ये होता है कि कुछ एक एरिया में जैसे क्लाउडी वेदर हो जाता है या फोगी वेदर हो जाता है, तो उन एरिया में थोड़ा बहुत उसकी पावर तो मिलेगी, लेकिन उसकी एम्पेयर कम हो जाती है। तो ये सब आप बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बात करें भारत में सबसे बड़ा सोलर पावर का स्टेशन, ये आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, ये मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। तो भारत में सबसे बड़ा सोलर पावर का जो स्टेशन है ना इस टाइम, वो माधवपुर गुजरात में है, ठीक है, ये भुज के नज़दीक है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज जो है हम पावर के लिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, ऐसे बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं सोलर एनर्जी के। बहुत लंबे एरिया में लगातार सीक्वेंस में सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक सेल लगा दी जाती है, और सारी एनर्जी को कलेक्ट करके आगे उसको एसी में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है। तो ये था सोलर एनर्जी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है विंड पावर।
विंड पावर में क्या करते हैं कि हम हवा, जब जैसे ही सोलर एनर्जी धरती पर आती है तो दो स्थानों के टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। एक स्थान जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही है वहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, उससे दूर कहीं पर जहाँ गर्मी कम है वहाँ हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड मूव करती है, जिसके कारण से हवा में गति आती है और उस गति का फायदा हम उठा लेते हैं विंड मिल्स के द्वारा। रास्ते में हम पवन चक्की लगाएंगे और पवन चक्की के द्वारा जो है एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके पीछे मोटर लगी होती है, उसके अंदर छोटा सा जनरेटर होता है जो पावर को जनरेट करता रहता है। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी है और भारत के अंदर सोलर एनर्जी के बहुत ज़्यादा, उसके विंड एनर्जी के बहुत ज़्यादा स्कोप हैं। वेस्टर्न इंडिया में ही ज़्यादा हैं, राजस्थान, गुजरात, कोस्टल एरिया, इन सब के अंदर हम विंड पावर, विंड मिल्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप ये देखिए तमिलनाडु में है, ये बहुत बड़ा विंड मिल्स का स्टेशन है। ये नागरकोइल स्थान है तमिलनाडु में, मदुरई के पास, वहाँ पर ये इसका स्टेशन लगाया गया। ये भी आपकी बुक में नहीं होगा, ये आप चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है विंड एनर्जी। ये भी एक प्रकार की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, ये भी इको फ्रेंडली है, ये भी पोल्यूशन फ्री है। इसमें भी एक बार का फर्स्ट टाइम का इनिशियल स्टेज पे खर्चा आता है, बाद में कोई खर्चा नहीं होता और ये पोल्यूशन नहीं करती है। नेक्स्ट आता है टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, देखिए हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक साल में, और सूर्य के चक्कर जब हमारी पृथ्वी लगाती है तो पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है, और इसके कारण क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की अलग अलग स्थिति बनती जाती। उसके कारण समुद्र का पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किनारे की ओर चढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं टाइड। तो टाइड जब आता है तो हम उस पानी की ऊर्जा को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी उसके रास्ते में या तो पानी को ही कोस्ट पर इकट्ठा कर लेंगे, फिर एक चैनल से उसको वापिस समुद्र की ओर उतारेंगे और उसके रास्ते में टरबाइन लगा देंगे, या आजकल ऐसे भी आ गए हैं समुद्र के बीच में ही हम छोड़ देते हैं, ऐसे स्टेशन आ गए हैं जिसमें रोटर्स लगे होते हैं। पानी जब आएगा, यानी जब पानी इधर से इधर मूव हुआ, यानी जब टाइड आया, ज्वार आया, तब ये मोटर रोटेट हुई, जब भाटा आया पानी वापिस उतरा तब भी मोटर रोटेट हुई, और दोनों ही टाइम में इसने पावर को जनरेट कर दिया। तो ये है टाइडल एनर्जी। ये दूसरे तरीके से आजकल ऐसे भी बनाई जा रही है कि कुछ हिस्सा इसका पानी से ऊपर तैरता रहता है और नीचे वो पंखे पानी के अंदर रहते हैं। जैसे ही पानी किनारे की ओर मूव करता है या किनारे से वापस समुद्र की ओर लौटता है, ज्वार में पानी समुद्र के किनारे की ओर आता है, भाटे में वापस जाता है। तो इसके कारण से लगातार मोमेंट बनी रहती है और हम इस मोमेंट का फायदा उठा लेते हैं पावर को जनरेट करने में। इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि भारत की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। आपके जो ऑलरेडी डाटा है, आंकड़े हैं, उसके अनुसार भारत की कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर लंबी है। नए जो मापने का तरीका है उसके आधार पर देखें तो भारत की कोस्ट लाइन 11,098.86 किलोमीटर लंबी है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पर हम हर स्थान पर जहाँ जहाँ पर समुद्र में वेव्स आती हैं, ज्वार आता है, वहाँ पर हम टाइडल एनर्जी बना सकते हैं। और ये भी इको फ्रेंडली है। और इसमें भी आप देखते हैं जो वेस्टर्न कोस्ट हमारा भारत का, इस पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस पे बहुत ज़्यादा टाइडल एनर्जी के हम ये स्टेशन लगा सकते हैं और लगाए हैं। ये भी पॉल्यूशन फ्री है, कोई पॉल्यूशन नहीं करती। इनिशियल एक बार खर्चा होता है, फिर लंबे समय तक ये चलती रहती है, क्योंकि टाइड हर रोज आते हैं। बस इतना ही होता है कि हर रोज 52 मिनट डिले हो जाता है। उसके पीछे कारण होता है चंद्रमा की लोकेशन। ठीक है, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट जियो थर्मल एनर्जी। अब जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। थर्मल का मतलब ताप, एनर्जी का मतलब पावर, ऊर्जा। हमारी जमीन, जैसे आपने +1 क्लास में पढ़ा था कि हमारी अर्थ के यदि हम अंदर की ओर, इंटरनल की ओर जाएं तो हम पाते हैं कि इसके 3 भाग हैं। एक क्रस्ट है यानी ऊपर पट्टी है, दूसरा मेंटल है और तीसरा कोर है। तो कोर और मेंटल में तापमान अभी भी बहुत हाई है और हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर ये गर्मी जो है रिलीज होती रहती है, निकलती रहती है, और उस गर्मी का हम यूज कर लेते हैं पानी को गर्म करने में। पानी गर्म करके बॉयलर में पानी गर्म हो जाता है, स्टीम बन जाती है, और स्टीम से फिर हम स्टीम का इंजन चलाते हैं और उस स्टीम के इंजन के आगे हम जनरेटर लगा देते हैं जिससे बिजली जनरेट होती है।
तो ये है जियोथर्मल एनर्जी का तरीका। ठीक है, इसमें ये सारा ही प्रोसेस है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जियोथर्मल एनर्जी का ऐसे भी तरीका है। दूसरा ये वाला तरीका भी होता है कि इसमें हम कोल्ड पानी अंदर छोड़ते हैं, जहाँ पर गर्मी होती है उससे गर्म होता है, फिर वो स्टीम के रूप में बाहर आ जाता है और उसको हम स्टीम की पावर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यदि भारत की बात करें तो भारत में जो जियोथर्मल एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा जहाँ बनाई जाती है वो है हिमाचल प्रदेश का मणिकरण। आपने सुना होगा मणिकरण में गुरुद्वारा भी है, मणिकरण साहब। ठीक है, वहाँ पर जो खाना पकाया जाता है श्रद्धालुओं के लिए, वो भी नेचुरल जो एनर्जी है ज़मीन की उससे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सरकार ने पावर स्टेशन भी बनाया जियोथर्मल एनर्जी का। तो ऐसे कई स्थान है जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी हम बना लेते हैं। इसी प्रकार से कश्मीर की जो लद्दाख में है, लद्दाख एक वहाँ पर पुगा नाम की एक घाटी है, लद्दाख में पुगा घाटी, वहाँ पर भी जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है। यदि आप जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो दुनिया में आपकी बुक में एक बॉक्स में दिया होगा 1890 में पहली बार जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया गया था यूएसए के इडाहो में। इडाहो वहाँ का एक जगह है, वहाँ पे बोजे एक जगह है, वहाँ पर ये पहली बार 1890 में जियोथर्मल एनर्जी को यूज किया गया था। और ये भी लंबे समय तक, जब तक अर्थ है तब तक उसकी गर्मी है, उस गर्मी का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि ये सिलेक्टेड स्थानों पर ही यूज की जा सकती है जहाँ से ज़मीन की गर्मी बाहर रिलीज हो रही है। नेक्स्ट आता है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी का मतलब जैव ऊर्जा, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला मल मूत्र। ठीक है, उसको हम एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे हम एक टैंक बनाते हैं, उसके अंदर उस मल मूत्र को डाल दिया जाता है। जैसे आप ये प्रोसेस यहाँ से देखिए कि इसके अंदर हम एक अंडरग्राउंड चैनल बनाते हैं। ये वो बनाया, यहाँ से हमने मल मूत्र को डाल दिया इसमें। अब चूंकि जो ताज़ा मल मूत्र होता है उसमें गैस होती है और उसमें अन्य मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो गीला होता है, उसमें वजन भी होता है, तो वो नीचे रहेगा और इसमें से फिर वो गल सड़ के जो CH4 है, यानी जब ये बायो एनर्जी बनेगी तो इसमें से यहाँ पर CH4 यानी मीथेन गैस बन जाएगी। तो मीथेन गैस यहाँ पर इस टैंक के ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाएगी और जो गोबर हल्का हो जाएगा वो यहाँ से इस वाले हिस्से में आ जाएगा। यानी जब हम जैसे ही नया गोबर इसमें डालेंगे तो जो पुराना है वो ऊपर से यहाँ से रिलीज होकर बाहर आ जाएगा उतनी ही मात्रा में। तो इस प्रकार से ये एक नेचुरल फ्लो बना रहता है और जो गैस है वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, उससे एक सुरक्षा वाल्व यहाँ पर लगा देते हैं और आगे जाकर इसको हम सप्लाई कर देंगे। चाहे सीधा वो जैसे आप एक वो जलाते हैं मेंटल, उसको जला लो गैस की तरह से, या सीधा इंजन को दे दो, इंजन घुमाइए, उससे जनरेटर चला लो, बिजली बन जाएगी। इसके अलावा सीधा आप जैसे LPG का चूल्हा होता है ऐसे ही एक मीथेन गैस का चूल्हा भी होता है, बायोगैस का चूल्हा, सीधा गैस की तरह से भी ये चल जाएगी, उस पर अपना जो मर्जी पकाओ। ठीक है, तो ये भी आप एनर्जी बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो गोबर है, जो मल मूत्र है, वो खेत के बायो खाद के रूप में अभी भी काम आएगा। यानी एक पंथ दो काज हो जाते हैं, एक ही साथ उसके मल्टी फायदे हैं। ठीक है, तो अब ये कहाँ लगाया जा सकता है? ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी लगा लो। केवल आपके पास जहाँ पशु हैं, जहाँ पशुओं से हमें जैसे डेयरी वगैरह है, तो हम वहाँ पर लगा सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि ग्राम पंचायत के स्तर पर लगा दिया जाता है कि सब इकट्ठा मिलके उसमें अपना गोबर डाल देते हैं और उससे जो गैस मिलती है वो पूरी की पूरी सोसाइटी में सप्लाई कर दी जाती है और बाद में जो उसका वेस्ट निकलता है उसी रास्तों में उसको बाद में खेतों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि बात करो ऐसी सरकार के लेवल की, तो ऐसा दिल्ली के पास ओखला में सरकार ने ऐसा प्लांट लगाया है जो बायो एनर्जी जनरेट करता है, दिल्ली के ईस्ट की ओर है। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल्स। देखिए अभी आप सारे मिनरल्स पढ़ चुके हैं और बहुत सारे मिनरल्स के बारे में आपको ये पता है कि वो समाप्य हैं, एक बार यूज कर लिए तो वो फॉरएवर के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इन मिनरल्स को फ्यूचर के लिए बचाए रखने के लिए हमें इनका सस्टेनेबल यूज करना जरूरी है, ताकि वो आज भी हमारे काम आए और फ्यूचर में भी वो हमारे काम आते रहे। इस पर्पज़ से हमें रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है
और इसके लिए करेंगे क्या, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना पड़ेगा, यानी आज की आवश्यकता भी पूरी करें और वो फ्यूचर की आवश्यकताओं को भी पूरी करते रहें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, इन सब का यूज आप अधिक करिए। इसके अलावा जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, जो उनको आप 3R तकनीक अपना सकते हैं, रिड्यूस करिए, रीयूज करिए, ठीक है। जो पुराना लोहा हो जाए उसको दोबारा गला के नया बनाया जा सकता है। बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जिनको गलाया जा सकता है दोबारा से, और उसको दोबारा गर्म करके दोबारा पिघला के नया बनाया जा सकता है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, यानी स्क्रैप का यूज कर सकते हैं। तो यही आप कुछ तरीके अपना सकते हैं जिससे आप रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आगे है एक्सरसाइज, जिसको आप सोल्व कर लेंगे स्वयं। ठीक है, ओके।